तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर कहा कि बाल मजदूरी मानवता पर कलंक है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। बाल मजदूरी मानवता पर कलंक है, इसे रोकना हर सभ्य समाज का कर्तव्य है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए सचेत करता है। आइए आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर हम सभी इस कलंक को समाप्त करने का प्रण धारण करें। आपको बता दें कि विश्व बाल दिवस है आज और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करते हुए सभी को कहा है कि बाल श्रम के प्रति हमें सचेत होना चाहिए और मानवता पर यह कहीं ना कहीं कलंक है। बाल मजदूरी मानवता पर कलंक है, इसे रोकना हर सभ्य समाज का कर्तव्य है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए सचेत करता है। हम सभी इस कलंक को समाप्त करने का प्रण धारण करें। कोरोना काल के बीच योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ अब मिल सकेगा। इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा पेंशनरों को डीआर का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य कर्मचारियों की जनवरी 2020 से वेतन वृद्धि नहीं हुई है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा दिया। कर्मचारियों को अगले 7 महीने में 3 बार महंगाई भत्ते के साथ ही एक सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। अगले महीने यानी कि जुलाई में 11% महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है। इससे सरकारी खजाना 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक जुलाई में ही 3% सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिल सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार के गठन के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पड़े कई पदों पर निर्वाचन के लिए आज मतदान हो रहा है। प्रदेश के 73 जिलों में बने मतदान केंद्रों पर शनिवार 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो कि शाम को 6 बजे तक अभी भी जारी रहेगा। ललितपुर और कासगंज को छोड़ दें तो हर जगह पर मतदान हो रहा है, यानी कि 73 जिलों में। प्रदेश में इस बार के उपचुनाव के लिए 8321 मतदान स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन के साथ कोरोना संक्रमण के बचाव के उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। आज मतदान के बाद 14 जून को मतगणना होगी। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, बदायूं, बुलंदशहर। देखिए किस तरीके से लोगों के बीच में नियमों की पालना भी इस बार कुछ हद तक नजर आई है। लोग सचेत हुए हैं। कानपुर, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, बदायूं, बुलंदशहर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता जुड़े हैं बुलंदशहर से लाइव हमारे साथ में, और साथ में विपिन हमारे साथ में मौजूद हैं। विपिन से जानेंगे कि गोंडा का क्या हाल है, गोंडा की कैसी तस्वीरें हैं। विपिन, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है? क्या लोग नियमों की पालना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय गोंडा के सरपंच ब्लॉक के चौहानी में मौजूद है। यहाँ पे प्रधान का चुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव है और जिले में करीब 182 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 बीडीसी और 1 प्रधान और 178 सदस्य का चुनाव हो रहा है। ऐसे में हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग के चेहरों पर मास्क दिख रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन भी है। और यहाँ पे जो अभी प्रत्याशी और ये एजेंट मौजूद है यहाँ पे, लेकिन बारिश की वजह से अभी कुछ मतदाता नहीं आ रहे हैं। बाकी तो आज ही चुके हैं। करीब 65% यहाँ पर वोट हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये उपचुनाव है। जी बिल्कुल विपिन, आपके पास में लौटती हूँ। हमारे साथ में संजीव भी जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? कैसी तस्वीरें आप दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं? क्या नियमों की पालना नजर आ रही है बुलंदशहर में? जी बिल्कुल, कोरोना काल में जो नियम है बिल्कुल फॉलो किए जा रहे हैं। लोग मास्क लगाए हुए हैं और सैनिटाइज का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। मैं एक सिकंदराबाद के ऐसे ब्लॉक में हूँ जहाँ प्रधानी का चुनाव चल रहा है। लगातार यहाँ पर 60 से 65% वोटिंग हो चुकी है। लगातार यहाँ जो लोग हैं धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और लगातार वोटिंग शांतिपूर्ण चले। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद है। जी
बिल्कुल संजीव, आप वोटिंग स्थल की बात कर रहे हैं और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया आगे भी बढ़ रही है। क्या लोगों में इस बार डर नजर आया है संजीव? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद कई प्रधानों ने अपनी जान गंवा दी, कोरोना के चलते कई प्रत्याशियों ने अपनी जान गंवाई है, उसके बाद कई कर्मचारियों ने भी जान गंवाई। गांवों का जो हाल हुआ वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। क्या ऐसे में लोगों में दहशत भी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं हूं, यहाँ पर पूर्व प्रधान की जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना काल में, उसके बाद आज फिर यहाँ एक चुनाव हो रहा है। लोग अपने सैनिटाइज प्रयोग कर रहे हैं, मास्क प्रयोग कर रहे हैं। लगातार जो महिलाएं हैं वो लगातार आ रही हैं और धीरे धीरे वोटिंग कर रही है। कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ तो अभी भी लगातार बरकरार है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया है, इसके लिए अगर गाँव का विकास करना है तो कहीं ना कहीं प्रधानी के चुनाव में वोट तो डालना ही पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंचायत चुनावों की। रिवोटिंग चल रही है आज उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर पंचायत चुनावों से जुड़े जो तमाम प्रतिनिधि थे उन्होंने कोरोना के चलते या फिर किसी और वजह से अपनी जान गंवाई या ये सीट रिक्त रह गई। वहीं उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 74 और संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 619 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को जारी बुलेटिन में पिछले 24 घंटे में 74 मरीजों की जान गई। अब तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या कुल 21,667 हो गई है। तो वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,642 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। बुलेटिन के हिसाब से इस समय प्रदेश में 11,127 ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। तो आपने मृत्यु का आंकड़ा समझा और तमाम ऐसे आंकड़े भी जाने जो लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। पिछले काफी दिनों से विवाद में रहे कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक और दाग लग गया है। अब मामला कोरोना काल में संजीवनी कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ा हुआ। इसकी कालाबाजारी हुई है। यहां पर डॉक्टरों ने मृतकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिया। आप सुनकर चौंक सकते हैं, सुनने में यह अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये कारनामा हैलेट अस्पताल में अंजाम दिया गया। दरअसल मरीजों के मरने के बाद भी यहां उनके नाम पर कई दिनों तक इंजेक्शन इशू होते रहे और इन इंजेक्शंस की बाहर ब्लैक मार्केटिंग किए जाने की बात भी कही जा रही थी। आपको बता दें कि कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान महामारी की स्थिति बनी हुई थी। आपको ये भी बताएंगे कि इसके पहले इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में हैलेट हॉस्पिटल के ही नर्सिंग स्टाफ सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसके बाद अब मृतकों के नाम पर इंजेक्शन इशू करने का मामला भी सामने आ गया है। तो वहाँ पर डॉक्टर ऋचा गिरी की इसकी नोडल अफसर है इंचार्ज, वो इसको ओके करती है। जब वो ओके करती तब ये रेमडेसिविर या एम्फोटेरेसिन भी ये स्टोर से फार्मेसिस्ट इस इंजेक्शन को इशू करता है। इसका ये प्रोसीजर है, पहले डॉक्टर करेगा, डॉक्टर के बाद डिमांड भेजी जाती है, डिमांड के बाद जब डॉक्टर ऋचा गिरी ओके करेंगी, वो ओके वाला मैसेज जाता है इसके फार्मेसी पर और फार्मेसिस्ट उसको देता है। अभी जैसा कि न्यूज़पेपर जो मैंने सुना है तो उसके बारे में मैंने CMS को अभी बुलाया और डॉक्टर वहाँ जो नोडल अफसर है उनको, ऋचा गिरी को, और सारी BHD मंगवा रहे हैं। इसमें हम जांच करवा रहे हैं, तुरंत जांच बिठा दी है, संज्ञान लिया है और इसमें ये देखते हैं कि किस किस मरीजों को कितने दिन में इंजेक्शन कहाँ लगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो से हैलेट का नाम बार बार सामने आता है, काला बाजारी जिंदगी की, और जिस तरीके का बयान सामने आया है अभिनव, वो बयान साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहा है कि खुलासा बड़ा हो सकता है, नाम बड़े शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भी संज्ञान ले चुके हैं, जिसके बाद जांच और तेजी से करा दी गई है। लेकिन बात करें अगर GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बयान की, तो उनका बयान भी संदेहास्पद है। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि मौत जैसे ही होती है उसको कोविड के पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है और इसके बाद इससे पता चल जाएगा कि मौत के बाद उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। लेकिन पूजा, आपको बता दूं कि अभी तक GSVM मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलेट अस्पताल यही नहीं पुष्टि कर पाया है कि आखिर हैलेट में कोरोना से कितनी मौतें हुई। रोजाना कानपुर में आंकड़ों में जो मौत है वो शून्य है, लेकिन राज्य स्तर पर कोविड पोर्टल पर अभी भी प्रतिदिन किसी दिन 42, किसी दिन 17 ऐसी मौतें अपडेट की जा रही हैं जो GSVM के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलेट अस्पताल में हुई। यानी जब मौत का आंकड़ा ही अभिनव, सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में, सबसे बड़ी बात ये
कि जिन अधिकारी की बाइट अभी हमने सुनाई प्रिंसिपल की, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले एक लिस्ट जाती है, उस लिस्ट में अप्रूव होता है, डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं, वो अप्रूव करते हैं कि किनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना है, उसके बाद रेमडेसिविर जो है फार्मा से इश्यू होती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये सर्कल बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हैलट अस्पताल के न्यूरो साइंस विभाग में कोरोना का L3 हॉस्पिटल बना हुआ था, जहां पर डॉक्टर अपना जो पर्चा है उसको बनाते हैं, यानी जो मांग पत्र होता है उस मांग पत्र को लेकर नर्सिंग स्टाफ या वार्ड बॉय स्टोर में जाता है फार्मेसी के पास, और फार्मेसी से उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन या जो अन्य दवाएं होती हैं वो इश्यू हो जाती हैं। यानी एक नोडल अधिकारी नियुक्त होता है, एक नोडल अधिकारी जब उसको अप्रूव कर देता है उसके बाद फार्मासिस्ट उसको दवाइयां देता है। लेकिन ये प्रकरण जो हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, जो हमारे हाथ लगे हैं, ये उसी बीच के हैं जिस बीच में क्राइम ब्रांच ने हैलट अस्पताल के ही नर्सिंग स्टाफ को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा था। लेकिन उसका भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक अलग तरीका था कि वो खाली वॉयल को वापस फार्मेसी में जमा कर देते थे और वॉयल में से इंजेक्शन सिरिंज में भरकर चुरा के बेच देते थे जी। और जीएसवीएम के मेडिकल कॉलेज के जो प्रचार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि खाली वॉयल फार्मेसी में अगर उपलब्ध होंगे तो यानी ये कहीं ना कहीं लिखने पढ़ने में चूक हुई है और ऐसा कोई भी मामला नहीं है। लेकिन जनता टीवी का सिर्फ और सिर्फ ये सवाल है कि अगर खाली वॉयल मौजूद भी है तो भी सिर्फ ये सवाल है कि क्या मरीज की मौत के बाद इंजेक्शन इशू हुए या नहीं हुए, सिर्फ इसका जवाब चाहिए। लेकिन इस पर भी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रचार अभी भी गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ जांच करने की बात कर रहे हैं। ठीक है अभिनव, लगातार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखिए, मामला बहुत सेंसिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से काला कारनामा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे में एक और पारा है थर्मामीटर पर जो चरम पर है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्रीय दल भी अपनी कील काटा दुरुस्त करने में लग गए हैं। मिर्जापुर से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात करी और इस भेंट के ठीक एक दिन बाद यानी कि शुक्रवार को उनकी बहन और अपना दल की उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करती हैं। इन बातों और मुलाकातों से इतना तो साफ है कि इस बार का 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। 2022 में है विधानसभा चुनाव की लड़ाई, लेकिन अभी से सभी दलों में ये आफत आई। हर समीकरण साधने को जारी है बैठकों का दौर, क्योंकि समीकरण ही तय करेगा कि सियासत जाएगी किस ओर। विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में हर दल, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ये जानता है कि सूबे में जनता के दिल और दिमाग तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि क्षेत्रीय दल भी अपना कील काटा दुरुस्त करने में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीजन चुनावी है और डिमांड हाई। बात अभी नहीं बनी तो बिगड़ सकती है। इसका प्रमाण देश की राजधानी से लेकर सूबे की राजधानी तक देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। शुक्रवार को उनकी बहन और अपना दल की उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस प्रेशर पॉलिटिक्स गेम के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना दल कृष्णा गुट को कुछ सीटें दे सकती है। अब आप इस सियासी चक्कर में घनचक्कर बन जाएं, उससे पहले ये समझिए। कर्मियों के बड़े नेता माने जाने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल वाराणसी के रोहनिया विधानसभा की विधायक बनी। उसके बाद अनुप्रिया ने भाजपा से नजदीकी बढ़ा ली। 2014 में मोदी लहर पर सवार वो मिर्जापुर की सांसद बनी और धीरे धीरे यहीं से पार्टी के टूटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। देखते देखते मां बेटी में ऐसी दूरियां बढ़ी कि मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचा और आयोग को बड़ा फैसला लेना पड़ा और अपना दल मां बेटी के गुट में बंट गया। अपना दल के दो टुकड़े हो गए।
उनकी बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी थी। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 2017 के विधानसभा के साथ 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। अनुप्रिया पटेल दूसरी बार मिर्जापुर से सांसद हैं, जबकि कृष्णा पटेल की पार्टी का अभी तक कोई विधायक या सांसद नहीं है। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है कि भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपना दल सोनेलाल को कुछ सीटें दे सकती है। अनुप्रिया पटेल भी इसी अभियान में लगी है और गुरुवार को वो अमित शाह के आवास पर पहुंची तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये अपना दल का बड़ा कदम है। दूसरी तरफ एक दिन बाद यानी कि शुक्रवार को अपना दल कृष्णा गुट की उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करी। ये मुलाकात करीबन 45 मिनट तक चली। कहा जा रहा है कि बैठक में तय हुआ कि समाजवादी पार्टी अब अपना दल कृष्णा गुट को कुछ सीटें दे सकती है और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में दोनों दल एक साथ आ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जंग हमेशा प्रबल दावेदारों और लगभग बराबरी की ताकत रखने वालों के बीच होती है, लेकिन सूबे का सियासी इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जाति धर्म व्यवस्था के ताने बाने से बुनी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक एक धागा काफी मायने रखता है और ये बात प्रमुख दल बखूबी समझते हैं। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के लिए सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। जहां सपा छोटे दलों से गठबंधन की राह पर है तो वहीं भाजपा अपने संगठन और सरकार को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन इसमें भी कोई पीछे नहीं है। आज कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में अनिल यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अनिल यादव कांग्रेस प्रवक्ता पंकुड़ी पाठक के पति हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने अनिल यादव से खास बातचीत भी करी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अनिल यादव ने आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दामन थाम लिया। पंकुड़ी पाठक के पति है और समाजवादी पार्टी में बड़े नेता माने जाते थे। अनिल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस आज विपक्ष की भूमिका में है, किन मुद्दों को लेकर आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? देखिए, यदि कांग्रेस की बात की जाए और यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज जब उत्तर प्रदेश में जिस वर्ग के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी खड़े नजर आते हैं। जनता ने विपक्ष की भूमिका में बहुत लोगों को रखा, लेकिन विपक्ष का जो सही कर्तव्य है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के साथ जुड़कर मुझे आम जनता की आवाज उठाने का मौका मिलेगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार से प्रश्न करने का मौका मिलेगा और राजनीति में होने के नाते सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। आप उस दल में रहे हैं जिस दल की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, तो कांग्रेस को किन बातों से सबक लेने की जरूरत है? क्योंकि स्थिति कांग्रेस की क्या है पूरा देश जानता है। 6 विधायक है उत्तर प्रदेश में, 1 सांसद है, कितना काम करने की जरूरत है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें नंबर महत्वपूर्ण नहीं होता। यही भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में नंबर गेम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, केंद्र में सरकार में, प्रदेश में सरकार है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी जो 2 सीटों तक सीमित थी। तो ये कहना कि सीटें ही डिसाइड करेंगी, मुझे लगता है जिस हिसाब से कार्य आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहते हैं अनिल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, आज कांग्रेस में आए हैं, निश्चित तौर से कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में जिस तरीके का संघर्ष कांग्रेस का रहा है, निश्चित रूप से और लोगों की कांग्रेस में आने की संभावना बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं अनिल यादव को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा बेरोजगारों की तरफ नहीं देख रही है, कोई भर्ती नहीं की जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा की नाव अब पार नहीं लगने वाली। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता कराह रही। कोविड काल में हजारों परिवारों ने अपने लोगों को खोया। दवाई, ऑक्सीजन, अस्पतालों के बदनामी के कारण लोग तड़प तड़प के मरे हैं।
वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी चुनाव से पहले योगी के कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव हो सकता है, तो वहीं कांग्रेस अभी से प्रत्याशियों के चयन पर फोकस करने में जुटी है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने के अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल के 15 जिला अध्यक्षों से फोन पर बात की है और सभी से जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए अच्छा काम करने वाले नेताओं की लिस्ट तैयार करने को कहा है। इसके अलावा 4 संभावित प्रत्याशियों के नाम मांगे गए हैं जो जिताऊ हो। साथ ही कैंडिडेट्स में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, इसके बारे में भी प्रियंका ने जिला अध्यक्षों को बताया है। अब रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब में भी उत्तर प्रदेश के ही तर्ज पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए सियासी समीकरण और गठजोड़ बनने शुरू हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पार्टी करीब आ रही है। शिरोमणि अकाली दल और बसपा में शनिवार को गठबंधन हो गया। शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल और बसपा नेता सतीश मिश्रा ने यहां ये ऐलान किया है कि दोनों दल मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी 25 सालों के बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता में सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों में कुल 117 सीटों में से 20 सीटें बसपा को मिलेंगी। 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि ये बात दिगर है कि उत्तर प्रदेश में बसपा ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। आज पंजाब की सियासत विच एक नवा दिन है, इतिहासिक दिन है। पंजाब की अगली पॉलिटिक्स विच एक बहुत बड़ा मोड़ है। श्रोमणी अकाली दल पहले मैं अनाउंस करना चाहना है, आज तक श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे असी जिहड़ा आउण वाला विधान सभा हल्का 2022 ते उहदे बाद भी जिन्ने होणगे असी इकट्ठे लड़ांगे। अफसोस जदों दी कैप्टन सरकार आई है एससी बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, जिहड़े उन्होंने मंत्री ने घटाले कीते अज तक बंद है। तो वहीं अमिताभ ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन किया है। उन्होंने अपने आवेदन पत्र में कहा कि सिर्फ सभी आवश्यक अर्हताएं हैं, बल्कि वो इस पद के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त भी हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास आवश्यक अकादमिक योग्यता है और साथ ही आईपीएस के रूप में लंबा अनुभव भी रहा है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि वो लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने तमाम जनहित याचिका और एफआईआर दायर करने के साथ ही अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में मौके पर जाकर जांच की है। उनका यह भी कहना है कि वो बहुत लंबे समय से निजी और सामाजिक कार्यों के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करते रहे हैं और इसके लिए उन्हें टोकन राशि सिर्फ ₹1। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।